हेलो एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी हो गया या फिर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हो गए, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ सकते हैं। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 2 फरवरी, फ्राइडे। तो चलिए हम लोग देखें क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि अभी इंटरिम बजट आ चुका है, तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर्टिकल्स, ऑलमोस्ट सारे एडिटोरियल के आर्टिकल्स आपके उसी के अराउंड बेस्ड हैं। सारे के सारे आपके बजट के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहला है आपका इंटरिम बजट इन कैंपेनिंग मोड। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में आपका एक आर्टिकल है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ मूविंग अटेंशन अवे फ्रॉम सर्विसेज है। उसके बाद आपका एक एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर एनालिसिस है। और उसके बाद आखिरी में एक जनरल दिया है, थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। तो सबसे पहला है आपका इंटरिम बजट। तो वैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब बजट होता है, बजट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ रेलेवेंट है। तो सबसे पहले अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बजट क्या होता है, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होते हैं, इसके क्या आर्टिकल्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है बजट के फॉर्म होने का, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या अलग अलग टाइप के वोट्स होते हैं, और इस तरीके के और अलग अलग जो मोशंस रेजोल्यूशन होते हैं बजट से रिलेटेड। और अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें प्रीलिम्स में, तो आपका बजट जो होता है, बजट का जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, आपका जैसे रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर होता है, तो उसमें रेवेन्यू, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर, तो उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनके क्या क्या छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। तो बजट के कॉम्पोजिशन हो गया, बजट का अलग अलग डेफिसिट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या उनके ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है, एंड उनसे रिलेटेड अलग अलग लॉज जो होते हैं। अब देखिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बजट की अगर बात करें तो जैसे इसमें FRBM एक्ट आ जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम एक और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग अलग स्कीम्स कौन सी लॉन्च हो रही हैं इस बजट सेशन में, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट को देखें तो देखिए यहाँ पे दो एरियाज़ में बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहली बात तो GS2, ठीक है, GS2 में भी आपका बजट जो होता है, आपका सेंटर स्टेट रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे पढ़ सकते हैं, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड क्या क्या इस बार बजट के इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोमिसेस हैं, ठीक है, बजट जो है उससे रिलेटेड अगर कोई हाईलाइट है तो वो आप जान सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बजट की अगर बात करें तो जैसे आपका फिस्कल फेडरलिज्म है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। GS3 में यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना होता है कि इकोनॉमी का कौन कौन सा एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, वेलफेयर सेक्टर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या किया जा रहा है, कौन सी अलग अलग टाइप की बजटिंग होती है, ठीक है, जैसे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग होती है, जैसे आउटकम बजटिंग होती है, जैसे जेंडर बजटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा बजट का एनालिसिस करना पड़ता है। तो चलिए हम अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, इंटरिम बजट 2024 इन कैंपेनिंग मोड। तो देखिए यहाँ पे एक ओवरऑल आइडिया दिया है इस बजट का कि देखिए अभी का जो बजट है ये 2024 के इलेक्शन से पहले प्रेजेंट हो रहा है, एंड ये एक टाइप से वोट एंड अकाउंट की तरीके से ध्यान में रखिए। वोट एंड अकाउंट भी जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग बजट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह वोट एंड अकाउंट होता है कि जब एग्जीक्यूटिव जो होता है,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ ना कुछ पैसा निकालना चाहता है खर्च करने के लिए कुछ समय के लिए, ठीक है, एक टाइप से एक्सपेंडिचर करना चाहता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जब आप पढ़ते हैं इसके बारे में तब आपको पता चलता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो फिर उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। तो जब पार्लियामेंट का अप्रूवल लिया जाता है एक्सपेंडिचर के लिए फ्रॉम CFI तो उसको कहते हैं वोट एंड अकाउंट। तो इस बार का इंटरिम बजट है, मतलब कुछ छोटे पीरियड के लिए बजट है एंड इट इज़ मोर लाइक अ वोट एंड अकाउंट रादर दैन प्रेजेंटिंग एन ओवरऑल बजट। तो इसलिए इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्योंकि ये एक वोट एंड अकाउंट की तरह है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव नहीं होगा कि जैसे हर साल के एक बजट आता है उसमें काफ़ी सारे डिटेल्स होते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इस बार उतना कॉम्प्रहेंसिव नहीं रहेगा क्योंकि कुछ महीनों में अभी फिर से इलेक्शन होगा और जो नई सरकार आएगी वो नए सिरे से एक अपना प्रॉपर पॉलिसीज़ के हिसाब से एक नया बजट बनाएगी। तो उतने समय के लिए ही ये बजट है। And Prime Minister Narendra Modi's public confidence in victory further solidified this perception. ठीक है, The accompanying economic survey adopted a pro-government narrative painting the last decade under Modi as transformative growth. और यहीं अगर इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आपका एक और साथ ही इसमें डॉक्यूमेंट आता है जो बताता है कि लास्ट जो बजट लाई थी सरकार, लास्ट ईयर के बजट का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ, अलग अलग सेक्टर्स में परफॉर्मेंस क्या रहा, क्या क्या नए नए इश्यूज़ आए और क्या क्या नए तरीके के ट्रेंड्स आए पिछले साल। ठीक है, अभी तो पास्ट में जो हुआ वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे बताता है। और इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था जो कि आपका बजट के साथ आया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें एनालाइज करी हैं, जिसको वो पिछले 10 साल जो है एक ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ की तरह बताता है। लास्ट डेकेड एज ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ कि पिछले 10 सालों में इंडिया एक बहुत बड़े तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो बजट के बारे में रिटोरिक वर्सेस रियलिटी के बारे में देखें तो पार्ट ए ऑफ द बजट है heavily touted existing welfare scheme linked to the prime minister often criticizes mere populism when adopted by other parties। तो जो पहला वाला पार्ट है बजट का, ये आपका वेलफेयर स्कीम्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करता है, उनकी सराहना करता है एंड उनको एक्सपैंड करने के बारे में बात करता है। और जो पार्ट बी है बजट का, emphasizes fiscal consolidation through controlled deficits while simultaneously promising increased spending on these factors। तो पार्ट बी ऑफ द बजट है, ये आपका फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर है कि सरकार का जो कर्जा है, जो डेट है, या फिर सरकार की स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, एक और सरकार के जो अलग अलग तरीके के फिस्कल डेफिसिट्स हैं, उनको कैसे कंट्रोल करने की इस बार सरकार कोशिश करेगी, ये उसके बारे में है कि कैसे कई जगहों पे सरकार अपना खर्चा कम करेगी, एक्सपेंडिचर कम करेगी, कई जगहों पे रैशनलाइज करेगी, नए एरियाज़ में स्पेंड करेगी और कहाँ और कौन से अलग अलग टाइप के नए एक्सपेंडिचर होंगे और रेवेन्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो एक टाइप से पूरा स्पेंडिंग बताया है कि और इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर और फीजिबल, और इसके ऊपर क्या फीजिबल है क्या नहीं, इस चीज़ के बारे में है। एनालाइजिंग द Controller General of Accounts data reveals discrepancies between budgeted and actual spending, potentially undermining the government's claim। तो यहाँ पे देखिए एक क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि अगर जो रिपोर्ट्स हैं, एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं सरकार की स्पेंडिंग के ऊपर, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है वो गैदर करता है, अगर इनकी रिपोर्ट देखें तो काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज लगती हैं कि बजट में क्या है और सरकार एक्चुअल में क्या स्पेंड कर रही है। तो इनके बीच में अगर डेटा को एनालाइज करें तो डिफरेंस है, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है, केस स्टडीज़ दी हैं कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज़ हैं अभी के समय में की स्कीम्स में, कि सरकार क्या बोल रही है और डेटा क्या कुछ और दिखा रहा है। तो सबसे पहला है आपका MG नरेगा, ठीक है, MGNREGA, जो कि आपका एक रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। Despite claims of increased support, revised estimate project lower spending than previous years and even lower than initial figures for year. Actual spending till December falls significantly short of projections। तो जहाँ सरकार कह रही है कि MGNREGA जो है इस पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन डेटा ये दिखा रहा है कि इसके ऊपर अब खर्चा धीरे धीरे कम किया जा रहा है और अब जो है काफ़ी कम खर्चा हो गया है इस स्कीम के ऊपर। दूसरी डेटा दिखाता है आपका PM किसान के ऊपर, जो कि आपकी एक कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है आपके फार्मर्स के लिए, जहाँ पे उन्हें एक 6,000 रुपीज़ जो है आपको उनको कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं ताकि वो अपना एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर को और अच्छे से मैनेज कर पाएँ।
तो इस स्कीम में भी हमें एक डेटा में डिस्क्रिपेंसी लगी कि सरकार क्या क्लेम कर रही है और एक्चुअल में है। While spending falling from 2021 to 22 projected to remain lower than initial estimate, actual expenditure till December is even lower. तो यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग के डेटा में डिस्क्रिपेंसी है। तीसरे नंबर पे जैसे फूड सब्सिडी की अगर बात करें, डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ एक्सपैंडिंग सपोर्ट थ्रू फ्री रैशन, टोटल फूड सब्सिडी हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ओवर द पास्ट 3 years. क्वेश्चंस अबाउट प्रोग्राम्स एक्चुअल रीच एंड इम्पैक्ट। तो सरकार जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके माध्यम से फूड सब्सिडी को इंक्रीज़ कर रहा है और राशन बढ़ाने का, लोगों को और ज़्यादा फ्री राशन देने का, कम दाम में राशन देने का सरकार का क्लेम है। लेकिन अगर डेटा के हिसाब से देखें तो सरकार धीरे धीरे इसके ऊपर भी खर्चा जो है कम करती जा रही है। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस लगता है। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक क्लेम्स एंड अनसर्टेनिटीज। ठीक है, द बजट बोस्ट ऑफ नियर इक्वालिटी बिटवीन नॉन बोरोइंग रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, primarily due to projected increase in dividend surplus income from institutions like RBI exceeding initial estimate। तो जो आपके नॉन बोरोइंग रिसीट एंड एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे सरकार कुछ और क्लेम कर रही है, लेकिन यहाँ पे असल में कुछ और हो रहा है। ठीक है, दिस रेजेस कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स एंड रिलायंस ऑन द नॉन सस्टेनेबल सोर्सेज। तो जो सरकार जो है डिविडेंड और सरप्लस अलग अलग इंस्टीट्यूशन से गैदर कर रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो रेवेन्यू गैदर कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स क्रूशियल फॉर अचीविंग फिस्कल टारगेट्स फॉल शॉर्ट ऑफ बजटेड एंड रिवाइज एस्टिमेट। तो इसके अलावा जो सरकार अपना डिसइन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही है कि जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गए। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट के जो टारगेट सेट कर रही है सरकार, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लेम्स हैं कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है, बहुत अच्छा इनकम हो रही है गवर्नमेंट की, यह एक कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। तो या उसके बाद बात होती है यहाँ पे डाउट्स एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में, कि अगर आर्टिकल की बात करें, क्वेश्चंस द गवर्नमेंट्स नरेटिव ऑफ फिस्कल प्रूडेंस हाईलाइटिंग डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एस्टिमेट एंड एक्चुअल स्पेंडिंग। तो सरकार जो है इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है कि फिस्कल प्रूडेंस फॉलो कर रही है। फिस्कल प्रूडेंस मतलब सिर्फ ज़रूरतमंद खर्चा ही कर रही है सरकार, वेस्टफुल खर्चा नहीं कर रही है। लेकिन असल में जो एस्टिमेट और एक्चुअल स्पेंडिंग का डेटा है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और ये जो आर्टिकल है criticizes the use of rhetoric and inflated projection to mask potential shortfall in key programs। तो ये आर्टिकल क्रिटिसाइज कर रहा है कि अलग अलग डेटा में सरकार जो है काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बता रही है, जबकि ऐसा नहीं है। The article raises concern about sustainability of relying on one-time sources like increased RBI dividend to manage the deficit। तो सरकार के पास कभी भी किसी भी तरीके का रेवेन्यू डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है या फिर फिस्कल डेफिसिट होता है, उसको फाइनेंस करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लेकिन करेंटली गवर्नमेंट जो है उसको प्लग करने के लिए, डेफिसिट को भरने के लिए, भरपाई के लिए वन टाइम सोर्सेज का यूज़ कर रही है। इसका मतलब है कि बहुत सस्टेनेबल नहीं है। अगर कई आगे चल के कर्जा या उधार होता है या फिर डेट बर्डन होता है, तो वो एक टाइप से कॉन्टिन्यूसली कॉम्पनसेट नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें कांस्टेंट रिसोर्स की ज़रूरत है। और अगर इम्पैक्ट और कंक्लूजन की बात करें, अभी इस बजट का क्या आगे चल के इम्पैक्ट हो सकता है, ये अभी देखना बाकी है। अभी हम ये नहीं कह सकते। कंसर्न्स अबाउट एक्यूरेसी ऑफ बजट्स प्रोजेक्शन एंड गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू जेन्युइन फिस्कल कंसोलिडेशन रिमेन्स requires further scrutiny. Article encourages deeper analysis beyond the political rhetoric and optimistic projection to assess the budget's actual impact। तो अभी इसको समझने के लिए हमें और ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा एंड इसका आगे चल के क्या इम्पैक्ट होता है, आउटकम उसी से पता चलेगा। तो ये है आपका पहला आर्टिकल, जो कि आपका बताता है कि डिस्क्रिपेंसीज के बारे में, क्या क्या एक्चुअल में डेटा के हिसाब से डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है अ केस ऑफ केपेक्स अंडर द मैक्रोस्कोप। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो इंटरिम बजट है फाइनली वो आ गया है। वन की थीम कंटिन्यूज टू रिवर्बरेट अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है
एक तो देखिए, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो डे टू डे आपका एक्सपेंडिचर होता है, जैसे लोगों की सैलरीज हो गई, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, जो अलग अलग रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं, एवरीडे वाले जो पेमेंट्स होते हैं सरकार के, ठीक है, वो वाले पेमेंट्स होते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो आपके लॉन्ग टर्म पेमेंट होते हैं, या फिर आपके एक बार में जब बड़ा अमाउंट खर्च होता है, कि जैसे आप मान लीजिए पेंशन देनी है और लोगों की सैलरीज देनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, तो सरकार के अकाउंट से जो खर्चा होगा वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होगा। लेकिन कोई पुल बनाना है जिसका एक बार में काफ़ी करोड़ों हजार करोड़ खर्चा होता है, कोई मेट्रो रेल बनाना है, कोई नई रेलवे लाइन बनानी है, कोई नया एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो इतना बड़ा जो अमाउंट होता है वो एक बार में इस अकाउंट से खर्च होता है। तो देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनता है ना, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने इस अकाउंट से निकाल के कुछ हज़ार करोड़ रुपए निकाल के एक एक्सप्रेसवे बना दिया दो जगहों को कनेक्ट करके, तो उस पर जो खर्चा किया, तो उससे उस खर्चे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनने पे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न भी आता है। कि एक्सप्रेसवे जब बना तो उसके लिए काफ़ी सारा जॉब्स जनरेट हुई, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, और आगे चल के उस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उस एरिया से और भी ज़्यादा मार्केट जुड़ेंगे, उस एरिया पे जो टोल टैक्स होगा उसके माध्यम से और टैक्स आएगा, और ज़्यादा व्हीकल्स आएंगी, और ज़्यादा मतलब मार्केट अलग अलग जगहों के कनेक्ट होंगे, तो उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होगा काफ़ी सारा इस यहाँ पे खर्चा करने से। कि यहाँ पे अगर 1 रुपये खर्च करा जाएगा तो 1.5 या 2 रुपये बाद में चल के सरकार कमाएगी भी। तो इस बारे में देखिए, सरकार जो है आजकल के समय में पिछले 5 साल, पिछले 10 साल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और ये वाले सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से ही अब इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करना चाह रही है सरकार, एंड ये अच्छा भी है। While the political context surrounding the upcoming election influences interpretation, focus on capex present both promising opportunities and challenges. तो इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में ये एनालिसिस है। सबसे पहला है बिल्डिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। द आर्टिकल राइटली हाईलाइट्स द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी स्टोरी फ्यूल्ड बाय रोबस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। तो देखिए, सबसे पहले बात कि पैंडेमिक के बाद हमारे अगर इकोनॉमिक सिनेरियो देखिए तो हमारी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। हमारे कंट्रीज से एक्सपोर्ट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है, ठीक है, एंड उसके अलावा हमारे कंट्री में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं इसलिए हुआ है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा हमारा अच्छा हुआ है, एक्सपेंडिचर काफ़ी हुआ है, इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और लोग और इनेबल्ड हुए हैं चीज़ें करने के लिए। एंड ये जो केपेक्स है प्लेड क्रूशियल रोल इन दिस एज एविडेंस बाय राइजिंग इन्वेस्टमेंट रेशियो। इंडियाज रैंकिंग अमंग G20 नेशन इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑल्सो शोकेस सक्सेस। तो ये यहाँ पे डेटा बता रहा है ये आर्टिकल कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्यों अच्छा हो रहा है। इंडिया में G20 देशों में इंडिया इतने अच्छे से आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया ने कैपेक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। तो बाकी देश भी कोशिश कर रहे हैं अब इंडिया में इन्वेस्ट करें और उनका भी प्रॉफिट हो। उसके बाद है स्केलिंग अप एम्बिशन, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 इंटरिम बजट टेक्स कैपेक्स कमिटमेंट और स्टेप फर्दर। तो इस वाले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर हम लोग और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने 11.11 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं खर्च करने का यहाँ पे टारगेट सेट किया है, ठीक है, और ये पहले के सालों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, both in absolute terms and also a share of GDP. Ambitious target highlight in 2 decades reflect the government's confidence in power of infrastructure investment. तो हर साल हम देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा जो है वो बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट जो है और एक्सपैंड कर रही है कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें पिछले कुछ सालों में इस खर्चे पे सक्सेस भी मिला होगा, तभी सरकार को कॉन्फिडेंस है कि हाँ इस पे खर्चा करेंगे तो हमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, हमारी इकोनॉमिक और जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी होगी। उसके बाद है डाइसेक्टिंग। अगर हम लोग एलोकेशन को और ध्यान से देखें, द फोकस
On economic services, with almost two-thirds earmarked for hard infrastructure like road, railway, aligns with government's vision of improving connectivity and logistics efficiency. तो जो मेजॉरिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर है देखिए वो आपका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया एंड जैसे लॉजिस्टिक्स हो गया, इसके ऊपर। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में सरकार जो है इनके लिए काफ़ी स्कीम्स भी ला रही हैं, जैसे पीएम गति शक्ति प्रोग्राम हो गया, जैसे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हो गई, एक्सप्रेसवेज हो गया, भारत माला हो गया, सागर माला जैसा प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ पे और जैसे डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हो गए, तो ये बेसिकली ताकि हमारे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड अच्छा हो, मूवमेंट अच्छा हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी और अच्छे तरीके से फ्लरिश कर पाए। तो ये है पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव, और इस तरीके से हम लोग मोस्टली हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। और डिफेंस के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे डिफेंस एलोकेशन, डिफेंस इंडस्ट्री में हमने सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार अलग किया है। कि स्पेशली इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक और जियोपॉलिटिक्स के लिए है। इससे हमारा जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ेगी, टेररिज्म से हम और अच्छे से फ़ाइट कर पाएंगे, और जैसे हमारी नेवी अच्छी होगी तो हम इंडियन ओशन रीजन में चाइना को काउंटर कर सकते हैं। हमारा अगर एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिफेंस एरोस्पेस इंडस्ट्री अच्छी हो, जैसे ड्रोन्स इंडस्ट्री अच्छी हो, तो हमें बाकी देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पे नई स्कीम्स लॉन्च हो रही है जो कि आपका डिफेंस और के लिए डीप टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रही हैं और सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस कर रही हैं। बट यहाँ पे एक चैलेंज रहता है। ओवरऑल चैलेंज क्या है कि हम खर्चा तो कर रहे हैं अब डिफेंस के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमारा थोड़ा बहुत अकाउंट फिस्कल कंसोलिडेशन जो है, डेट जो हमारा है, उसको कंट्रोल में रखना एक चैलेंज बन सकता है। अब यहाँ पे बात करी है स्टेट्स एज पार्टनर्स, रिकॉग्नाइजिंग द क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंक्रीज बजटरी एलोकेशन फॉर लोन्स एंड एडवांसेस सिग्निफाइज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। कि हम सरकार जो है पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सिर्फ अकेले कदम नहीं बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जब बल्कि यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी अलग अलग तरीके से आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन्स देने के फैसिलिटीज़ देख रही हैं, एंड कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही। तो यहाँ पे देखता है कि सेंटर और स्टेट दोनों आगे साथ में दोनों के चलने का प्लान है। दिस सपोर्ट is essential for ensuring even distribution of infrastructure benefit across the country। and ये जो अप्रोच है इस बार के बजट की कि स्टेट्स को डेवलपमेंट पार्टनर्स की तरह लेके चलें, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा कि इससे इक्विटेबल बेनिफिट होगा अलग अलग स्टेट्स के बीच में। ठीक है, कि अभी हम जानते हैं डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है कि कुछ स्टेट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं, कुछ काफ़ी बैकवर्ड स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से जो स्टेट्स हैं एक टाइप से लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सकते हैं। उसके बाद है कि बियॉन्ड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, attempt to link capex push with inclusion and green agenda, expanding affordable housing option through PM Awas Yojana, rooftop solar power, a commendable initiative with create long term benefits। तो जैसा कि हमने देखा, अगर capex की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं बल्कि जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि जैसे आपका हाउसिंग हो गया, ठीक है, रूरल हाउसिंग हो गया, अर्बन हाउसिंग हो गया, हाउसिंग फॉर ऑल वाला जो हमारा फोकस है आपके पीएम आवास योजना में, उसको काफ़ी ज़्यादा पुश किया है। उसके बाद जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है कि जैसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं या फिर जैसे पुअर पॉपुलेशन है, उनको कैसे हम मेन स्ट्रीम कर सकें। उसके अलावा जैसे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स को, हम रूफटॉप सोलर प्लांट्स को कैसे हम और आगे पुश कर सकते हैं, वो है। उसके बाद है कॉशियस ऑप्टिमिज्म के बारे में बात करी है कि स्लो डाउन इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज केपेक्स इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। कि यहाँ पे जो भी केपेक्स को फोकस किया जा रहा है, ये मोस्टली कोशिश किया जा रहा है कि नॉन पीएसई यानी एक टाइप से प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पुश करा जा रहा है। ठीक है, और जैसे आपका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर, लेकिन जो आपके
पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे आपके सरकारी कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कम केपेक्स एलोकेशन किया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत कम खर्चा होता जा रहा है। और ये एक चिंता की बात है कि अगर सरकार उनमें अपनी कंपनीज़ में भी पैसा नहीं लगाएंगी तो वो वाली कंपनीज़ आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगी। ओवरऑल आगे चल के वो अपने आप लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस बनने लगेंगी, जिनको सरकार जो है फिर से कोशिश करेगी कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। Declining PSE capital expenditure could dampen the desired impact. Striking a balance between relying on government spending and encouraging private sector participation is crucial for sustained growth. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है केपेक्स बढ़ाने का, कि हमारी कंट्री जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक अट्रैक्टिव कंट्री बने, लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पे अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अब हम यहाँ पे अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे प्राइवेट लोग जो आएंगे होंगे और ज़्यादा अपने कंपनीज जो है इस्टेब्लिश करेंगे और ज़्यादा हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बीच में फोकस करना पड़ेगा ताकि बैलेंस करके चल सके। उसके बाद है आपका फिस्कल डिसिप्लिन। द कमिटमेंट टू फिस्कल कंसोलिडेशन रिफ्लेक्ट इन द लोअर देन एक्सपेक्टेड डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियली इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेप। तो जब हम फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करते हैं कि हम अपना डेट कैसे कंट्रोल में रख सकें, तो यहाँ पे आगे का प्रोजेक्शन किया है कि इस बजट में सरकार जो है अपना फिस्कल डेफिसिट जो है, जो एक टाइप से डिफरेंस होता है आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में, उसको और नैरो करने की कोशिश करेगी, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है। रिड्यूस गवर्नमेंट बोरोइंग कैन पोटेंशियली लीड टू लोअर इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है कि अलग अलग जगहों से बोरोइंग कम लें, एंड इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, अगर सरकार कम बोरो करेगी तो सरकार के ऊपर इंटरेस्ट बर्डन जो है कम आएगा। अगर इंटरेस्ट बर्डन कम आएगा तो लोगों पे भी वो कम इंटरेस्ट बर्डन ट्रांसमिट होगा और लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जब लोगों को इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो लोग जो है और आसानी से क्रेडिट जो है अवेल कर सकते हैं, लोग आसानी से और लोन ले सकते हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर। और अगर प्राइवेट सेक्टर और ज़्यादा लोन लेगा तो और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे अगर दूसरी चीज़ आती है कि बियॉन्ड द हेडलाइंस विद इंटरिम बजट पेंट्स अ प्रॉमिसिंग पिक्चर फोकस ऑन कैपेक्स क्रूशियल टू एनालाइज दैट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एड्रेसिंग बॉटलनेक्स लाइक लैंड एक्विजिशन आर एसेंशियल फॉर ट्रांसलेटिंग इंटेंशन टू टेंजिबल रिजल्ट्स। की जितना भी हमने प्लान किया है, हमने सोचा है, ये प्लानिंग एस्पेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अब कुछ चीज़ें ध्यान में रख के आगे चलना पड़ेगा कि ये रियलाइज़ हो पाए ग्राउंड पे, कि जैसे जो भी हमने सोचा है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए ग्राउंड पे, वो अच्छे से जो फंड्स हैं हमारे अलग हो रहे हैं अलग अलग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो उनका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, कि कोई भी करप्शन ना हो, कोई भी लीकेज ना हो, कोई भी प्रॉफिटेबल डील्स हो हमारी सारी। उसके बाद जो हमारे बॉटल नेक्स हैं अलग अलग, जिनकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है रुक जाता है, जैसे लैंड एक्विजिशन इश्यूज़ होते हैं, इनको और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है ताकि जो हमने प्लान किया है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसके अलावा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ठीक है। और अगर फर्दर देखें, इंटरिम बजट प्रेजेंट्स अ बोल्ड स्टेप टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि यहाँ पे इस वाले बजट में, इंटरिम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है। यहाँ पे इसके बाद बताया गया है कि चैलेंज एग्जिस्ट करते हैं काफ़ी सारे, बट हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं, कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, जॉब क्रिएशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इम्प्रूवमेंट का हो गया, ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे, ठीक है। एंड वेदर दिस एम्बिशियस प्लान ट्रांसलेट्स इनटू कॉन्क्रीट रियलिटी विल डिपेंड अपॉन केयरफुल प्लानिंग। तो इसको हमें आगे अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, और अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट हो गया, सेंटर स्टेट हो गया, और भी जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनके साथ हमें अच्छे से कोलैबोरेट करना पड़ेगा। As a nation gears for the election, the success strategy will undoubtedly be a key point for discussion and analysis in months to come. तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा केपेक्स एक्सपेंडिचर के बारे में एनालिसिस। उसके बाद है इग्नोरिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे इस वाले आर्टिकल में एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर थोड़ा
डिस्कशन किया है कि बजट में का एक टाइप से क्रिटिसिज्म है। देखिए यहाँ पे ये वाला आर्टिकल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या बात करी है। द आर्टिकल क्रिटिकली एनालाइज द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अंडर द करंट गवर्नमेंट। तो इस सरकार में अभी तक जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं एंड उसमें क्या क्या खामियां रह गई हैं, उसके बारे में यहाँ पे एनालाइज किया है। कि यहाँ पे बताया है आखिरी में कि हमारे जो एग्रीकल्चर खेती से संबंधित समस्याएं हैं वो इस सरकार में और भी ज़्यादा उल्टी बढ़ी हैं, रादर देन एलिवेट द डिस्ट्रेस फेस्ड बाय फार्मर्स। इससे फार्मर्स के डिस्ट्रेस, उनकी परेशानियों को एड्रेस करने के बजाय उनकी समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। By examining key indicators, government policies, it paints a contrasting picture to the rosy portrayal by the recent interim budget and finance ministry report। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ एविडेंस बताए हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो एक डिस्ट्रेस में है और एक डिक्लाइनिंग सेक्टर है। तो सबसे पहला है आपका फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस, ठीक है, कि एग्रीकल्चर में के सेक्टर में जो है, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी हैं उनके प्राइसेस गिरते जा रहे हैं और फार्मर्स को उनकी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इनकम जो है नहीं मिल पा रही है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो फार्मर्स का एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद है स्टैगनेंट एमएसपीज़। तो एमएसपीज़ की अगर बात करें कि ये शुरुआत में देखिए एमएसपी जो है बढ़ रहा था, फार्मर्स को एक इनकम गारंटी मिल रही थी अपने प्रोड्यूस के लिए। लेकिन आपके जो मेजर क्रॉप्स हैं, आपके वीट एंड अगर राइस की अगर बात करें, इनके अलावा बाकी क्रॉप्स के लिए नहीं है, आपका एमएसपी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और आपके 2013 के बाद इनके भी ऊपर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेट हो गया है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन मार्केट कंट्रोल। उसके बाद है आपका डिस्ट्रेस पॉइंट क्या है, अनफुलफिल्ड इनकम डबलिंग प्रोमिसेस। कि सरकार ने पहले प्रॉमिस किया था 2000 शायद ऑलमोस्ट 14 में कि सरकार जो है 2022 तक फार्मर्स की इनकम जो है दुगनी कर देगी, ठीक है। जो रियल इनकम फ्रॉम कल्टिवेशन फेल बिटवीन 2012-13 टू 18-19। तो जहां प्रॉमिस किया था 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, वहीं 2012 से 2018-19 के बीच में उल्टा फार्मर्स की इनकम कम हो गई। अगला आपका पॉइंट क्या है, रेजिंग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। कि अगर हम डेटा की बात करें तो रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट हैं, एंड वहाँ पे स्पेशली अगर वुमेन की अगर बात करें तो उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डायर है, ठीक है। एंड हम जानते ही हैं कि जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपका सबसे ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लो प्रोडक्टिविटी होती है एंड उनके स्किल्स भी कम होते हैं। तो इसलिए रूरल एरियाज़ में जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है। पहली बात, वहाँ पे वर्किंग कैपेसिटी वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे और बिजनेसेस एक्सपैंड नहीं हो पाते हैं एंड इसकी वजह से देखा जाता है कि वो लोग माइग्रेट करने लगते हैं। उसके बाद स्टैग्नेंट रूरल वेजेस की हमने कुछ दिन पहले आपका एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे हम लोगों ने माइग्रेशन और आपका रूरल वेजेस के ऊपर डिस्कशन किया था। वहाँ पे हमने 1-2 दिन पहले आर्टिकल में देखा था कि पिछले 10 सालों में जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं उनकी रियल वेज में जो बढ़ोतरी हुई है वो 10% से भी कम हुई है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो रूरल वेजेस हैं कि in both agriculture non-agricultural haven't risen since 2016, negating any nominal wage increase due to inflation। की जो हम कह सकते हैं कि वेज जो है इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी हुई दिख रही है। जो रियल इंक्रीज़ है कि एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इनकम ग्रोथ हुई है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है आपके रूरल एरियाज़ में। उसके बाद आपका बताया है यहाँ पे आर्टिकल में कि इनएडिक्वेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की एग्रीकल्चरल और रूरल एरियाज़ में अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है। कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया, रिसर्च हो गया, एक्सटेंशन सर्विसेज हो गई, तो इनके कम होने की वजह से जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें बहुत कम ग्रोथ है। एंड उसके बाद है डाइवर्टेड बैंक क्रेडिट। Long term agricultural credit was diverted towards corporates and agri businesses, reducing availability to farmers। कि
सरकार ने इससे पहले भी जो फार्मर्स के लिए बजट एलोकेट किया था, फाइनेंशियल एलोकेशन किया था, वो फार्मर्स को ना दे के फार्मिंग बिजनेसमैन को दे दिया और कॉरपोरेट्स को वो वाले फंड ट्रांसफ़र कर दिए उनके बेनिफिट के लिए, उनको अलग अलग सब्सिडीज़ दे के, टैक्स बेनिफिट दे के। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फार्मर्स तक जो है लास्ट माइल बेनिफिट नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से इस बजट में भी दिख रहा है कि फार्मर्स के प्रति बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक कंट्रास्टिंग नैरेटिव की बात करी है। आर्टिकल क्रिटिसाइज गवर्नमेंट्स नैरेटिव कि सरकार जो है एक इमेज जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, जो एजेंडा बनाने की कोशिश कर रही है कि बजट और रिपोर्ट में विच चेरी पिक्स डेटा एंड इग्नोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। तो जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें जो पॉजिटिव पिक्चर दिख भी रही है वो बहुत माइनर इंस्टेंसेस की एक टाइप से पॉजिटिव पिक्चर है। वो डेटा जो है एक्यूरेट डेटा होल पिक्चर नहीं रिप्रेजेंट करता, और वो जो डेटा है आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो चल रहे हैं हमारे कंट्री में उनको रिप्रेजेंट वो डेटा अच्छे से नहीं करता। वेल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नंबर्स वर मेंशन, दे मास्क द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डेकेड। तो जो इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे आता भी है वहाँ पे जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो असल में हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ जो है डिक्लाइन हुई है पिछले 10 सालों में, लेकिन उसके ऊपर कोई कंपैरिजन उसमें नहीं दिखता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिपेंसी है। एंड उसके बाद ओवरऑल एक बात करी है कि बजट 2024-25 फेल्स टू इंस्पायर, कि आर्टिकल में एक कंसर्न रेज हो रहा है अबाउट बजट लैक ऑफ सब्सटेंटिव मेजर टू एड्रेस एनी इश्यूज़, कि इतने सारे हमने इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए, इनमें से किसी भी एक इशू पे बजट जो है एड्रेस नहीं करता है, कोई भी इशू को सल्यूशन ये बजट नहीं देता है। जबकि फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिस होता है, होप होता है जब भी कोई नया बजट है कि अलग अलग स्कीम जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, फूड सब्सिडीज़ हो गई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, MGNREGA हो गया, PM किसान हो गया, सी बजट कट्स और स्टैग्नेंट एलोकेशन वर्सनिंग द सिचुएशन। तो एग्रीकल्चरल और रूरल सेक्टर से संबंधित जो अलग अलग स्कीम्स भी होती हैं इस बजट में उनके लिए भी कम पैसा दिया गया है, एंड इसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। तो अब यहाँ पे आखिरी में बोला है कि ये जो सिचुएशन चल रही है इसे हमें बदलना पड़ेगा। नीड फॉर अ कंप्लीट पॉलिसी शिफ्ट, हमें अपनी पूरी पॉलिसी को चेंज करना होगा और जो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन हो रहा है एग्रीकल्चरल ग्रोथ में उसे हॉल्ट करना होगा, उसे रोकना होगा। लॉन्ग टर्म हमें एग्रीकल्चरल एक प्रॉफिटेबल एक्टिविटी और बेनिफिशियल एक्टिविटी बनानी पड़ेगी कि इसमें कुछ एक्चुअल ग्रोथ हो। लेकिन इंटरिम बजट में इस चीज़ को लेके, इस लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देख के, लॉन्ग टर्म एक्शन को लेके कोई मेजर नहीं दिखता। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये वाला जो बजट है इसमें एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस को इग्नोर किया जा रहा है। अब चलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल के ऊपर, प्रॉब्लम ऑफ मूविंग अटेंशन अवे फ्रॉम सर्विसेज। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस वाले बजट में काफ़ी यूनिक और नए अनाउंसमेंट इस बार नहीं है, जैसे 2019 के बजट में हुए थे आपके 2019 के इलेक्शन से पहले। इट प्रेजेंटेड अ पॉजिटिव पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी एंड एट्रीब्यूटेड प्रोसेस टू द करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, की इस बजट की अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात भी करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी की बहुत अच्छी इमेज बताई है। बोला है कि हमारी कंट्री में बहुत अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है। एंड ये क्यों चल रही है? क्योंकि सरकार जो अभी कुछ नीतियाँ लाया है पिछले कुछ सालों में उसकी वजह से। And claims of poverty reduction through MPI data and income growth by 50% are questioned due to methodological limitations and skewed averages। तो इस बजट में देखिए एक पॉवर्टी की बात हो रही है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है उसके डेटा के हिसाब से इंडिया में पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, और ये बताया जा रहा है कंट्री में इनकम ग्रोथ जो है 50% तक बढ़ी है, जिसके ऊपर हम लोग कुछ दिन पहले एनालिसिस भी कर चुके हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये असल में जो सरकार डेटा दे रही है ये एक स्क्यूड एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे जो कि इनकम ग्रोथ हो रहा है वो आपका मोस्टली इट इज़ ड्रिवन बाय द रिच पॉपुलेशन, जो और आपका जो एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लेबर होता है उनका जो रियल इनकम ग्रोथ है वो लेस दैन 10% हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है पहले पॉवर्टी एंड इनकम की। तो द आर्टिकल क्रिटिसाइजेज द यूज ऑफ MPI फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, हाईलाइटिंग द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इनकम ट्रेंड। तो
जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये आपकी इनकम लेवल्स को भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानता है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये कहता है कि इंडिया में पॉवर्टी जो है अब धीरे धीरे कम हुई है। काफ़ी सारे लोग जो है, कई सारे मिलियन लोग जो हैं पॉवर्टी से उभरे हैं, पॉवर्टी के ट्रैप से निकले हैं। लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि हम ये वाला डेटा क्यों देख रहे हैं जब खुद हमारी कंट्री में इनकम लेवल्स को लेके अच्छे ट्रेंड्स और अच्छा डेटा, अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो बिना इन्फॉर्मेशन के हम कैसे एक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक पे डिपेंड कर सकते हैं जो कि कहता है कि इनकम और पॉवर्टी हमारे कंट्री में कम हो रही है। उसके बाद लैक ऑफ रीसेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा हिंडर्स एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे कंट्री में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, किस चीज़ पे, कितने प्रपोर्शन में, कब कर रहे हैं, इस चीज़ का हमारे कंट्री में कोई भी डेटा, अभी प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। इस डेटा से पता चल सकता है कि कौन सा व्यक्ति या किस % ऑफ द पॉपुलेशन कितना इनकम अर्न कर रही है। Claims of significant income rise are challenged by stagnant real wages and evidence of depressed income among the poor। तो उसके बाद देखिए एक रियलिटी वाला पॉइंट ये है कि जो सरकार क्लेम कर रही है कि हमारी इनकम ग्रोथ जो है 50% तक बढ़ी है। तो देखिए वो आपकी नॉमिनल इनकम जो होती है, जिसमें आपका इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, महंगाई से जब एडजस्ट करके उस इनकम को नॉमिनल कहते हैं। तो वो वाली इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन अगर उसको हटा दें तो ये देखें कि हर साल एक्चुअली किसी की कितनी डेवलपमेंट हो रही है इनकम में, वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखती है। ठीक है, वो स्टैग्नेंट है। और अगर इनकम ग्रोथ ऑफ पुअर पीपल की अगर बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा हमें प्रोग्रेस और अच्छी इमेज नहीं दिखती। इंक्रीजिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट इंडिकेट इनसफिशिएंट जॉब क्रिएशन आउटसाइड द सेक्टर। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में यहाँ पे अब दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन काफ़ी हो रहा है। इससे एक हिंट ये मिल सकता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाहर की जो जॉब्स हैं अब वो लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, अलग अलग रीज़न, और वापस से एग्रीकल्चरल सेक्टर में आ रहे हैं, जो कि एक वरिंग ट्रेंड है। High demand for MGNREGA despite low wages suggest inadequate employment opportunity। तो ये जो स्कीम है इसमें डिमांड देखा जा रहा है हर साल और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, और हम सब जानते हैं कि इन सब में बहुत ज़्यादा हाई वेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों के पास नौकरियां नहीं जनरेट ज़्यादा हो पा रही हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। Budgetary allocations for most social sector schemes remain stagnant or slightly increased but insufficient to compensate for inflation reduction over past decade। तो अगर वेलफेयर और सोशल सेक्टर की स्कीम भी अगर देखें, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, तो और जैसे आपकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट वाली जो स्कीम हो गई, इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ नहीं दिख रही है। एंड अगर आगे चल के इन्फ्लेशन के साथ अगर एडजस्ट करें तो फिर उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं है। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो जैसे हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा इस बार फोकस नहीं है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया है एक्सपेंडिचर। While certain high-profile schemes seems to receive attention, basic scheme services suffer from poor infrastructure, staffing shortage and resource scarcity। कि जो फोकस किया भी जा रहा है वो कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स को लेके ही फोकस किया जा रहा है, लेकिन बाकी जो स्कीम्स हैं जहाँ पे और अटेंशन की ज़रूरत चाहिए होती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए नहीं है, वहाँ पे मैन पावर नहीं है, और उसके बाद वहाँ पे फंडिंग भी नहीं दी जा रही है। एंड उसके अलावा देखिए अगर इसको हम कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से कंबाइन कर दें तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल फॉर एक्सपेंडिचर अंडर द NDA। तो गिवन लिमिटेशन ऑफ इंटरिम बजट एंड कंसर्न्स रेज्ड बाय द आर्टिकल प्रिडिक्टिंग फ्यूचर एक्सपेंडिचर अंडर द is challenging. However, based on the government's past approach and issues highlighting some potential trends can be identified। कि अगर हम पास्ट ट्रेंड को देखें कि जो NDA गवर्नमेंट है वो जब उनका नए इलेक्शन से पहले जब बजट लाया गया था और री इलेक्ट होने के बाद जब फिर से सरकार बजट लाई थी, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता आगे क्या लाएगी, लेकिन पास्ट ट्रेंड को देख के हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि अभी भी देखिए आगे चल के ऐसा हो सकता है कि हाई फोकस स्कीम्स जो हैं, हाई प्रोफाइल स्कीम जो हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ठीक है,
गरीब का कल्याण योजना हो गया, ठीक है, ये सारी टाइप की स्कीम हो गई, ग्राम सड़क योजना हो गया, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लिमिटेड इंक्रीज इन सोशल सेक्टर बजट, इसके अलावा कि जो बाकी आपके सोशल सेक्टर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। उसके अलावा फोकस ऑन इनकम जनरेशन थ्रू लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, हमने अभी केपेक्स वाला भी आर्टिकल देखा कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे वाले आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी, आगे आने वाले स्कीम्स भी जो होंगी वो सोशल सेक्टर के बजाय लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेगी। कि फिर ये बताया है कि इससे जॉब क्रिएशन तो एड्रेस हो सकता है लेकिन ये टेम्परेरीली ही होगा, इसको ये जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड में इसका ट्रांसलेट होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद है लिमिटेड सपोर्ट टू डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र और सोशल सेफ्टी नेट्स, कि जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, जो आपके सोशल सेफ्टी नेट देते हैं आपके वल्नरेबल पॉपुलेशन को, उनमें और कम एलोकेशन हो सकता है। पॉसिबल पॉलिसी शिफ्ट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़, इकोनॉमिक challenges और weaker mandate could lead to a fiscal constraint and continued focus on limited intervention। तो ओवरऑल यहाँ पे बताया है कि जो इंटरिम बजट है ये अभी कुछ ही समय के लिए बजट आया है, ठीक है, एंड एक टाइप से आगे क्या करा जाए, क्या करेगी सरकार अगर फिर से रीइलेक्ट होती है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स देता है। लेकिन आगे चल के क्या होगा, क्या हो सकता है, उसके बारे में हमें काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो तभी पता चल पाएगा जब आगे आने वाला समय आएगा। तो आगे क्या फ्यूचर एक्सपेंडिचर होगा और पास्ट ट्रेंड्स और करंट सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं हमें एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं कि हम आगे के लिए क्या एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बहुत अलग शिफ्ट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, कि जैसे without significant shift in priorities and increased budget allocation, addressing poverty, unemployment, inadequate social services will remain crucial challenge। तो बहुत ज़्यादा क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट नहीं हो रहा है, अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही फोकस कर रहे हैं, तो जो हमारा सोशल सेक्टर और जो पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक चैलेंज बन सकता है प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद है अ पॉलिटिकल फील गुड स्टेटमेंट, द बजट इज अ अकाउंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ द प्रेजेंट रिजीम, रिफ्यूजेस टू एड्रेस शॉर्ट कमिंग सच एज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेज ग्रोथ एंड डेफिशिएंसीज इन स्पेसिफिक एरियाज। तो ये वाला जो आर्टिकल है इस बजट को क्रिटिकली एनालाइज करता है कि दिस आर्टिकल critically analyzes the interim budget between impending election, highlighting its focus on achievement। तो इस आर्टिकल में देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो बजट है, देखिए अब इलेक्शन आने वाला है, तो इस बजट में अचीवमेंट जो किए हैं सरकार ने सबसे ज़्यादा उनको फोकस किया है और जो ड्रॉबैक्स और शॉर्ट कमिंग है उनको ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया गया है। तो कैसे किया है ये एक बार देख लेते हैं। तो बजट में देखिए सबसे पहले कुछ पॉजिटिव्स की बात करी है कि ये सबसे पहले जैसे हमने देखा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले 11% इंक्रीज़ हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके माध्यम से कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री की ग्रोथ हो और हमारी कंट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े। उसके अलावा बूस्टिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन एनर्जी सिक्योरिटी, कि जो एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, जैसे ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल पीएसयू हो गया, तो इनमें और ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन यहाँ पे कंसर्न है कि इससे डिसइन्वेस्टमेंट गोल जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। उसके बाद है 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर स्टेट, ठीक है, ये एक अच्छा स्टेप है। एक्सटेंडिंग दिस सक्सेसफुल स्कीम कुड सपोर्ट स्टेट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जैसे हमने बात करी थी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है सरकार कोशिश करेगी कि स्टेट्स के साथ एक कोलैबोरेटिव अप्रोच क्रिएट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे करेगी, स्टेट्स को और लिबरल लोन्स देगी ताकि स्टेट्स को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हो तो सरकार के साथ, सेंटर के साथ वो कोलैबोरेट कर सके। उसके बाद और अच्छी चीज़ क्या है, प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर R&D विद लॉन्ग टर्म लोन्स, कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे कंट्री में और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो तो उसके लिए उनको और लोन प्रोवाइड करने के प्रोविजंस हैं, कि जैसे इंडस्ट्रियल R&D हो गया। तो उसके बाद है आपका रूफटॉप सोलर स्कीम्स, कि हमारी कंट्री में अब सोलर यूजेज को और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया है कि तभी सक्सेसफुल हो पाएगा कि अगर हम लोग प्राइसिंग इश्यूज़ को हम लोग सॉल्व कर पाएँ, स्पेशली फॉर स्मॉल कंज्यूमर्स। उसके बाद है यहाँ पे जो क्लेम कर रही है सरकार, जो जितनी भी चीज़ें दावे कर रही है उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं
कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे एफडीआई का जो डेटा है वो मिसलीडिंग है। डबलिंग ऑफ द एफडीआई इनफ्लो इज प्रेजेंटेड एज सक्सेस, बट द रेशियो टू जीडीपी रिमेन्स लो एंड नेट इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग इज मिनिमल। सरकार ये तो कह रही है कि हमारे कंट्री में एफडीआई इनफ्लो 2 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन अगर उसे जीडीपी से कंपेयर करें तो वो अभी भी इतना कम है कि उसका बहुत ज़्यादा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो बढ़ा तो है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये ऑथर कहना चाह रहे हैं कि सरकार इस तरीके से पोर्ट्रे करना चाह रही है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई हो। उसके बाद इग्नोरिंग एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स, कि डिस्पाइट ऑफिशियल रिकवरी डेटा आर्टिकल रेजेस कंसर्न अबाउट स्टैगनेंट सैलरीड एम्प्लॉयमेंट्स, डिक्लाइनिंग रियल एग्रीकल्चरल वेजेस, लिमिटेड बेनिफिट रीचिंग मोस्ट हाउस होल्ड। की सरकार जो है क्लेम कर रही है कि हमारी कंट्री में इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई है एंड डेटा भी उससे रिलेटेड कुछ आया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इंक्रीज़ हुआ भी है इनकम ग्रोथ वो कुछ ही सेक्शन ऑफ वर्कर्स के लिए हुआ है। जो मेजॉरिटी ऑफ पुअर है, रूरल है, एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं और जो आपके लो इनकम हाउस होल्ड हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। लैक ऑफ फोकस ऑन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कि राइज इन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स एंड डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग सजेस्ट प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हिंडरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। की यहाँ पे डेटा ये दिखा रहा है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में अब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है और मैन्युफैक्चर में अब उस गति से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक बहुत चिंता वाली बात बता रहे हैं कि ये हमारे कंट्री में इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है। उसके बाद है हमारी कंट्री में ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन चाइना, क्योंकि हमारे चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसर्न्स हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार क्लेम तो ये कर रही है लेकिन रियलिटी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद बात करी है कि पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है और इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे जो दो पब्लिक में एक चीज़ बताई जा रही है और इकोनॉमी में कुछ और ही हो रहा है। तो बजट में एक मैसेज जा रहा है कि ऑल इज़ वेल, कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन बजट जो कह रहा है और इकोनॉमी में एक्चुअल में हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो इकोनॉमिक रियलिटी है उसे इग्नोर कर दिया जा रहा है। ठीक है, द फोकस जो किया भी जा रहा है वो पुराने अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, पास्ट अचीवमेंट के ऊपर। एंड पास्ट अचीवमेंट जो है वो अब इनसफिशिएंट है आज के समय के अनएम्प्लॉयमेंट, वेज स्टैग्नेशन को और सेक्टोरल डेफिशिएंसीज़ के इश्यूज़ को एड्रेस करने में। ठीक है, यहाँ ये जो बजट है आपके जियोपॉलिटिकल रिस्क और चाइना के डोमिनेंस को इग्नोर कर रहा है। इन क्रिटिकल इनपुट इज़ हाईलाइटेड एज अ पोटेंशियल थ्रेट टू द नेशनल इंटरेस्ट। तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव हो रहा है वो इन सारी रियलिटीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर करके बताया जा रहा है। उसके बाद अगर कंक्लूजन की बात करें, द आर्टिकल प्रेजेंट्स इंटरिम बजट एज अ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी अकाउंट लैकिंग कॉन्क्रीट सोल्यूशन फॉर प्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है ओवरऑल कि जो बजट है ये खुद ही को कॉन्ग्रेचुलेट करने का एक स्टेटमेंट है, जहाँ पे खुद ही की तारीफ़ करी जा रही है, अपने ही पुराने अचीवमेंट्स को बताया जा रहा है और अपनी ही स्कीम्स को बेनिफिट्स को बताया जा रहा है जो पास्ट में हुई। आजकल के समय में जो प्रेसिंग चैलेंजेस हैं, जो हमारे कंट्री में डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं और जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, नेशनल इंटरेस्ट के चैलेंजेस हैं, उनको कैसे हम टैकल करें उसके बारे में इस बजट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी चाहिए और जो हमारे कंट्री में स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट और जियोपॉलिटिकल रिस्क है, तो उसको और अच्छे से एड्रेस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस बजट में बताई जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल।